नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और भारतीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका। तो इसकी हम प्रस्तावना लेते हैं। सबसे पहले, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति को अपनाया। लोकतंत्रात्मक क्या होता है बच्चों? लोकतंत्रात्मक, लोक का मतलब होता है जनता, जनता का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। भारत में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हो चुकी थी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अत्यधिक सीमित व संकुचित ही रही, क्योंकि उस समय हम क्या थे? ब्रिटिश शासन के गुलाम थे। औपनिवेशिक शक्तियां भारत को सीमित प्रजातांत्रिक अधिकार देने के पक्ष में थी। स्वतंत्रता के पश्चात सही अर्थों में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति आरंभ हुई। प्रजातांत्रिक शासन पद्धति में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये कहा जाए कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र की आधारशिला है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीतिक दलों व प्रजातंत्र के मध्य गहरे संबंध हैं। क्यों? क्योंकि सरकार कौन बनाता है? सरकार बनाते हैं ये सभी दल मिलके। तो इनके बिना प्रजातंत्र क्रियाशील नहीं हो सकता। अतः राजनीतिक दल प्रजातंत्र की जान होते हैं। राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक सरकार के अभिन्न अंग माने गए हैं। राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र की कल्पना संभव भी नहीं है। यदि वास्तव में ये कहना उचित है कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन होता है, भारतीय प्रजातंत्र को क्रियाशील बनाने के लिए राजनीतिक दलों के गठन का प्रावधान रखा गया है। 1950 में लागू भारतीय संविधान में सरकार के गठन में राजनीतिक दलों की भूमिका को स्वीकार किया गया है। संविधान में दल विशेष को आंतरिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों के समूह को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। दुनिया के प्रजातंत्रों के साथ वैचारिक समीपता रखने के उपरांत ही भारत का प्रजातंत्र अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ बहुदलीय प्रजातंत्र को अपनाया गया। बहुदलीय के से अभिप्राय है बहुत सारे दलों को मिलाकर। अनेक प्रजातांत्रिक देशों में एक दलीय अथवा दो दलीय व्यवस्था है, किंतु भारत में व्याप्त भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वर्ग व जाति इत्यादि विभिन्नताओं के कारण बहुदलीय व्यवस्था को भारतीय प्रजातंत्र के अनुकूल माना गया है। राजनीतिक दलों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो क्रमशः हैं राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल। भारत में राजनीतिक दलों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की शुरुआत 13वीं सदी के प्रारंभ में हुई। अमेरिका में 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही राजनीतिक दलों का उदय हुआ। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, अमेरिका में 1776। जबकि भारत में प्रथम राजनीतिक दल अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, इसको भी आप नोट करेंगे, 1885। यूं संगठनों का निर्माण तो 1830 में आरंभ हो गया, किंतु उन संगठनों को राजनीतिक दलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उदाहरण थे, कौन कौन से संगठन थे? जैसे कि ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, रामकृष्ण मिशन है इत्यादि। सामाजिक, सांस्कृतिक व कुछ सीमा तक धार्मिक आध्यात्मिक संगठन थे। कांग्रेस ही प्रथम संगठन था जिसका स्वरूप राजनीतिक था। संगठन बहुत बने। ब्रह्म समाज था जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज जिसके जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज केशव चंद्र पांडे, रामकृष्ण मिशन इत्यादि जितने भी जिनके संगठन थे, उन संगठनों का स्वरूप कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित था। कांग्रेस था वो सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन था। राजनीतिक दलों की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हम ये जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अंग्रेज अधिकारी A.O. हुम ने, एलन ऑक्शन हुम ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के हितों को पूरा करने के लिए की। आप अंडरलाइन करेंगे या नोट करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? अंग्रेज अधिकारी A.O.
हुम, एलन एप्टन हुम, वे इसका उपयोग अपने साम्राज्य की सुरक्षा सेफ्टी वॉल के रूप में करने के इच्छुक थे। ये मान्यता पूर्ण सत्य के परे नहीं है। निश्चित रूप से होम का ये उद्देश्य रहा हो, किंतु कांग्रेस की स्थापना ने भारतीय जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न की, जिससे भारत को लाभ मिला। वास्तव में होम कांग्रेस का संगठन करता ही नहीं, बल्कि वे प्रारंभ से ही इसके साथ जुड़ा हुआ था। कांग्रेस का वास्तविक संगठनकर्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना जाना उचित है। कांग्रेस की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारतीयों को किसी प्रकार के प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने एक गैर सरकारी संसद के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की उन्होंने। इससे यह साबित होता है कांग्रेस मात्र एक राजनीतिक दल के रूप में ही स्थापित नहीं हुआ, बल्कि भारतीय जनता की संसद के रूप में क्रियाशील बना। कुल मिलाकर यहाँ ये कहना उचित है कि भारत में राजनीतिक दलों के विकास की प्रक्रिया 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ आरंभ हुई। प्रारंभ में से ब्रिटिश शासकों व प्रशासकों को सहयोग समर्थन प्राप्त हुआ, किंतु अपनी स्थापना के कुछ समय पश्चात ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना व स्वशासन की मांग ने भी इसके प्रति अंग्रेजी सरकारी रुख में परिवर्तन ला दिया। वे समझने लगे कि कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहती है। अतः विभिन्न तरीकों से कांग्रेस के बढ़ते हुए जन प्रभाव को कम करने का प्रयास अंग्रेजी नीति का अंग बन गया। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात दूसरा जो राजनीतिक दल था वो था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसको आप नोट करेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना 1906 में अंग्रेज शासकों के प्रोत्साहन से हुई। इसके माध्यम से एक और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर भारतीय जनता की एकता को विखंडित किया गया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राजनीतिक प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इससे उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने सांप्रदायिकता का प्रोत्साहन किया कि जो हिंदू और मुस्लिम एक है उनको विभाजित किया जाए। 1910 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई, जिसे भी अंग्रेजी शासकों का समर्थन व सहयोग प्राप्त हुआ। राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। अनेक विद्वान इन्हें राजनीतिक दल मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इनका गठन सांप्रदायिक संस्था के रूप में हुआ। इन विद्वानों की मान्यता का खंडन इस आधार पर किया जा सकता है कि इन संगठनों के उद्देश्य व कार्य धार्मिक स्वरूप न होकर राजनीतिक स्वरूप थे। 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन के दौरान दो भागों में विभाजित हुए। कांग्रेस के अंदर व्याप्त वैचारिक अंतर विरोध ही विभाजन का मुख्य कारण था। इन्हें क्रमशः उदारवादी एवं उग्रवादी गुटों के नाम से जाने लगा। उदारवादी जो गुट था, उदारवादी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नरम दल। उग्रवादी जो थोड़े गुस्सैले और जोशीले प्रभावित थे, वो कहलाए गरम दल। उदारवादी गुट शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन की स्थापना का पक्षधर था एवं अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए अनुविनय की भांति नीति का समर्थक था। वो ये चाहते थे, जितने भी उदारवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि हम प्रार्थना या समायाचना या और शिष्टमंडलों से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, जबकि उग्रवादी जो गुट थे वो शक्ति के बल पर स्वतंत्रता प्राप्ति के करने के पक्ष में थे। उदारवादी में जो थे महात्मा गांधी है, दादा भाई नौरोजी है, और जो उग्रवादी जो दल था उसमें मैं आपको बता दूं उसके जो मुख्य नेता थे लाल बाल पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, तिलक का नारा ये था कि स्वराज
मानते हैं कि मेरी स्वतंत्रता या मेरा स्वराज्य यानी मेरा देश मेरा है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा, इसको लेने में मुझे कोई प्रार्थना अनुविनय की ज़रूरत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल का प्राण उसकी गुटों की एकता है। कांग्रेस के विभाजन और एकता की प्रक्रिया में राजनीतिक विचारधाराओं को जन्म दिया। 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ। बच्चों, आप इस चीज को नोट करेंगे। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और लखनऊ समझौता जिसके अंतर्गत दोनों ही दलों ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। दोनों दल कौन से? उग्र दल और उदार दल। हिंदू महासभा की स्थापना का विचार तो 1906 से बल पकड़ रहा था, किंतु ये 1910 में स्थापित हो सकी। 1916 के कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौते की प्रतिज्ञा स्वरूप हिंदू महासभा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई। इस वर्ष इस दल ने भारत के पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना को अपना प्राथमिक उद्देश्य बनाया। सावरकर 1916 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने एवं उन्होंने कांग्रेस की नीति को ढुलमुल बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उनके शब्दों में हिंदू महासभा का मूल उद्देश्य हिंदू जाति, हिंदू संस्कृति एवं हिंदू सभ्यता की देखभाल, रक्षा, विकास एवं हिंदू राष्ट्र के गौरव में वृद्धि तथा पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था। 1920 के असहयोग आंदोलन ने संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना को बढ़ाया, किंतु चोरा चोरी की घटना के जो प्रमुख नेता देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराजिस्ट दल की स्थापना की। इसको आप नोट करेंगे। स्वराज्य दल के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये 1923 से 1926 के दौरान कांग्रेस से पृथक दल के रूप में क्रियाशील रही। कौन? स्वराज्य दल। कांग्रेस ने इस दौरान जहां केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं के बहिष्कार किया, वहीं स्वराज्य दल ने इनमें सम्मिलित होकर अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई। ये स्वतंत्रता से पूर्व के जो दल हैं उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। और बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं कि ये जितना भी पार्ट है आपका, कौन सा, 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक का जो कार्यक्रम है, ये आपके पेपर है, आपका जो थर्ड ईयर में चल रहा है, आपके जो है वो फर्स्ट पेपर है। और आधुनिक भारत जिसका नाम है, उसमें भी ये चीज़ें गांधी युग में ये जो आप जो अभी पढ़ रहे हैं उसको आप विस्तृत रूप से वहाँ पढ़ेंगे। तो इसको आप अभी से इस चीज़ को आगे भी इसमें नोट कर लें आप कि कौन कौन से दल थे, कौन कौन से कार्यक्रम थे, किनको क्या नाम दिया गया, किसने कौन सा संगठन बनाया, कौन सी पार्टी बनाई। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। 1922 के पश्चात भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन हुआ। इनमें राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्वरूप के राजनीतिक दल सम्मिलित थे। इनमें उदार दल राष्ट्रीय स्तर की थी एवं इसका उद्देश्य संवैधानिक मंडलों में पद भी ग्रहण किया। ये दल 1947 तक अस्तित्वमान में रहा, किंतु इसकी स्थिति महत्वहीन ही रही। इसके अलावा अनेक सांप्रदायिक दल जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और अकाली दल इत्यादि प्रमुख थे। इसी समय अनेक वर्गीय दल भी अस्तित्व में आए, जिनमें मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की किसान दल, बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी, पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, बॉम्बे का डेमोक्रेटिक स्वराज्य दल, अंबेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसको याद रखेंगे आप, अंबेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, महाराष्ट्र की कामगार खेतकार पार्टी, यूपी की राष्ट्रीय कृषक पार्टी, दलित वर्गीय पार्टी इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। अतः
आपने यहाँ पे पढ़ा 1885 से 1947 तक का जो काल है, जिसमें बहुत सारे दलों की स्थापना हुई, बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारे जो पार्टी हैं उनके नेता हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसा कि आपने पढ़ा कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद स्वराज्य दल की स्थापना, और आगे भी इसको आप विस्तृत रूप में आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो इसका थोड़ा सा जिक्र है। तो इससे ये निष्कर्ष तो यही निकलता है कि विभिन्न विचारधाराओं व विभिन्न दलों की स्थापना ने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रजातांत्रिक शासन पद्धति में बहुदलीय पद्धति को जन्म दिया, या बहुदलीय प्रणाली का जन्म दिया। आज भी आप देखते हैं, आप खुद मतदान करते हैं, मतों का प्रयोग करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि कभी तो एक पार्टी को पूर्णतः समर्थन दिया जाता है, तो वो तो होता है बहुदलीय। कई बार एक पार्टी ही अपना पूर्णतः समर्थन ले लेती है। तो ये कहने का मतलब है, भारत का जो शासन प्रक्रिया है उसमें एक दलीय शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ पे जो सरकार है वो मिली जुली सरकार भी है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी कभी बन जाती है। तो बहुदलीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर विद्यमान है। तो बच्चों, आप इस चीज़ को अच्छे से आगे पढ़ेंगे। जितना मैंने आपको समझाया है उसको आप डायरी में भी जो महत्वपूर्ण हैं उनको नोट करेंगे, और इस चीज़ को आगे देखेंगे कि आगे इसको पढ़ेंगे कि क्या होती है एक दलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था, और भारतीय राजनीति में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। और आगे हम इसी में लेते हैं कि 1924 में भारत के साम्यवादी दल की स्थापना हुई। ये वामपंथी व क्रांतिकारी दल था। साम्यवादी दल प्रमुख रूप से किसान, मजदूर एवं दलित वर्गों के मध्य सक्रिय हुआ। ये दल स्वतंत्रता आंदोलन को समाजवादी क्रांति के रूप में परिवर्तित करना चाहता था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जुए को शक्ति द्वारा उतार फेंकना चाहता था। अतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद व भारतीय पूंजीपति वर्ग की नीतियां इसे सख्त विरोध थी। 1900 वास्तव में अगर हम देखें तो इस दल की स्थापना 1920 में ताशकंद में हो चुकी थी, जिसका नेतृत्व मानवेंद्रनाथ रॉय के हाथ में था। इसको आप अंडरलाइन करेंगे, मानवेंद्रनाथ रॉय चुने गए। 1924 में यह दल भारत में स्थापित हुआ। 1924 में ही सरकार ने साम्यवादी दल की गतिविधियों को कुचलने के लिए कानपुर षड्यंत्र केस बनाया, जिसमें प्रमुख कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। साम्यवादी दल पर रोक लगाकर इसे गैर कानूनी करार दिया गया। उन्हें 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्टों पर कड़ा प्रहार किया। 1937 में जब कुछ प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी तो कम्युनिस्ट पर लगी रोक हटा ली गई। 1942 में भारत स्थित अंग्रेजी सरकार ने साम्यवादी दलों को रोकने का प्रयास किया। 1934 में इसे रोक लगा दी गई। यह दल किसान व श्रमिक आंदोलन का अगुवा बन गया। 1946 में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में जमींदारों के विरुद्ध किसानों का हथियारबंद संघर्ष आरंभ कर दिया गया, एवं 1951 में जाकर भारत की सरकार ने सख्ती से इसे कुचल दिया। ऐसा ही संघर्ष बंगाल में तकभंगा आंदोलन के रूप में 1946 में छिड़ा। साम्यवादी दल के उदय से भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली वामपंथी विचारधारा का प्रवेश हुआ। ये विचारधारा सांप्रदायिकता, नस्लवाद, जातिवाद इत्यादि की कड़ी विरोधी रही एवं गरीबों के उत्थान की समर्थक रही। तो आप इसको नोट करेंगे, कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसका महत्वपूर्ण नेता था, कहाँ इसका प्रचार एवं प्रसार हुआ, और इसने किस प्रकार राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ तक आज हम
1928 के दौरान बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, उत्तर प्रदेश इत्यादि प्रांतों में भी किसान मजदूर पार्टियां अस्तित्व में आई। इन सभी ने मिलकर अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन किया। इसमें अधिक संख्या कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास करने के पीछे वामपंथी दलों की बढ़ती हुई लोकप्रियता का भय प्रमुख था। इस चीज को आप नोट करेंगे कि 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाया गया और इसी दौरान कुछ अतिक्रांतिकारी एवं वामपंथी दल भारतीय राजनीति में उभरे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जैसे संगठन उल्लेखनीय रहे। भगत सिंह के नेतृत्व में इसकी गतिविधियां तीव्र हो गई। लाहौर बम केस के पश्चात इस दल की गतिविधियों को कुचल दिया गया। इस प्रकार अति वामपंथ की विचारधारा भी भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं में सम्मिलित हुई। ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से और मुझे विश्वास है कि आपको इसको समझ में आया होगा और इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।